जय मातेश्वरी, माँ सरस्वती आपको चरणों में प्रणाम। नमस्कार मित्रों, मैं हनुमान सोनी, आप देख रहे हैं एचपीएस एजुटेक। मारवाड़ की धरती, सूर्य नगरी ब्लू सिटी जोधपुर से आपके सामने फिर से हाजिर हूं और आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। कोरोना काल में प्लीज आप सोशल डिस्टेंस बनाए रखें, गाइडलाइंस का पालन करें, अपने स्वास्थ्य को दोस्तों सुरक्षित रखें, क्योंकि जान है तो जहान है। साथियों, जान ही नहीं रही तो क्या कर सकते, इसलिए अपना स्वास्थ्य का ख्याल जरूर रखें। दूसरी बात दोस्तों क्या है, ऑफलाइन से अभी फ्री हुआ हूं और मैं कोशिश यही करता हूं कि मेरे स्टूडेंट्स जितने भी हैं कुछ न कुछ उनको एक्स्ट्रा देने का प्रयास करूं। साथियों, कल से मैंने जोधपुर के मिर्ची बड़े नाम से कॉमेडियन जी के चुटकियों में सवाल सॉल्व करवाने का वादा किया है और मैं आपके सामने हर रोज, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे जीएस हो, आपके सामने चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे पब्लिक एड हो, जिसकी जरूरत आपको ज्यादा है, कॉमेडियन जीके के रूप में चुटकियों के साथ सॉल्व करूंगा। यह मेरा वादा है। कोई भी फेक न्यूज इस चैनल पर नहीं आने दूंगा। आप विश्वास रखिएगा, इस एचपीएस एजुटेक चैनल से जुड़िएगा। कॉमेडियन जीके में दोस्तों समरी आएगी आपके सामने और विस्तारित रूप से कोई टॉपिक को पढ़ना है तो हमारे इस चैनल से आप सर्च कीजिएगा। अभी न्यू शुरुआत है दोस्तों मार्केट में, इसलिए आपको शायद हर चैप्टर नहीं मिले। कोशिश कर रहा हूं मैं कि हर चैप्टर आपके सामने अवेलेबल किया जाएगा। आप भरोसा रखें, जितनी मुझे टाइम मिलती है साथियों, लगभग 12-13 घंटे इस पैरों पर खड़ा रहने का प्रयास कर रहा हूं। ध्यान रखिएगा, आप जो है विस्तारित चैप्टर आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। दूसरी बात यह है दोस्तों, मेहनत ज्यादा से ज्यादा करें। मैं बस इतना ही कहूंगा। पता नहीं, मेहनत मैंने भी बहुत की थी साथियों, लेकिन भगवान को पता नहीं क्या मंजूर था, क्या मंजूर है, वो ऊपर वाला ही जाने। बस अपने को मेहनत करनी है, क्योंकि बुजुर्ग लोगों की एक कहावत है साथियों कि जो दोस्तों चलता फिरता है ना, वो चरता है और बैठा हुआ भूखा रह जाता है। इसलिए मेहनत कीजिएगा। आइएगा हमारे साथ में एचपीएस एजुटेक। भूगोल से संबंधित जोधपुर के मिर्ची बड़े आपके सामने आज रख रहा हूं और दोस्तों ध्यान रखना, इसमें 5 टॉपिक आपको दिया जाएगा। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, अक्षांश व देशांतर, ग्रह यानी कि प्लेनेट, जनसंख्या की दृष्टि, विश्व में, भारत में और हमारा राजस्थान और राजस्थान से भी मारवाड़ की धरती, जनसंख्या में, ज्योग्राफी से आपको एग्जामिनर कहां फाइट करवा रहा है, क्षेत्रफल की दृष्टि और 5वां एटमॉस्फेयर, वायुमंडल। निश्चित रहे आप परखें इस चैनल को, ज्यादा से ज्यादा मनन करें, फिर इस चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें। हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं साथियों, आपके इस भाई को लाइव उतारना है मार्केट में, तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि 1000 प्लस सब्सक्राइब मिलने पर हम खुद लाइव आ सके और आपसे लाइव कनेक्ट हो सके साथियों। तो बस इतनी आपसे निवेदन है। वो भी अगर आपको मेहनत पसंद आ रही है तो आप ये काम जरूर करें, नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं, चलिएगा। अक्षांश व देशांतर, ग्रह, जनसंख्या की दृष्टि, क्षेत्रफल की दृष्टि और वायुमंडल, थोड़ा सा हमारे साथ में जुड़िएगा। अक्षांश व देशांतर के बारे में दोस्तों क्या है देखिएगा। पृथ्वी दोस्तों, जो ये पृथ्वी है, ध्यान से सुनना, इस पृथ्वी के केंद्र के बीचों बीच में साथियों एक रेखा खींची गई जिसे इक्वेटर लाइन कहते हैं। तो ध्यान का इसे कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश। भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, थोड़ी स्पीड तेज रहेगी क्योंकि साथियों जो ये है वीडियो जो है अपलोडिंग होने में समय लगती है बड़ा हो जाने पर, इसलिए थोड़ा जो है स्पीड तेज रहेगी। तो दोस्तों इस 0 डिग्री, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, इक्वेटर लाइन, इसी को कहते हैं जो पृथ्वी को उत्तर से दक्षिण के बीचों में दोस्तों पूर्व से पश्चिम खींची जाने वाली जो लाइन है वो विभाजित करती है। ध्यान रखना, इसे कहते हैं 0 डिग्री। पृथ्वी का केंद्रीय लाइन दोस्तों मुख्य रूप से इसे ही माना जाता है। भू मतलब पृथ्वी, मध्य का मतलब बीचों बीच से तोड़ा जाने का भूमध्य रेखा कहते हैं। ऊपर वाला भाग जो है दोस्तों वो उत्तरी गोलार्ध होगा, नीचे वाला भाग दक्षिणी गोलार्ध होगा। ध्यान रखना, पृथ्वी के केंद्र से, यानी इस लाइन से ही समझ लो आप, पृथ्वी के केंद्र से उत्तर व दक्षिण की ओर जो कोणीय स्थिति होती है साथियों, उसे कहते हैं अक्षांश। ध्यान से सुनना, जैसे इस केंद्र से यह जो देखो उत्तर, यह उत्तर, यह दक्षिण, तो यह दोस्तों कोणीय स्थिति जो है इसको अपन जो है अक्षांश कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षांश। ध्यान रखना, बस कंसेप्ट क्लियर कर लेना, इसे कहते हैं अक्षांश। दोस्तों जब अब देखो इधर भी यह है,
अब इन रेखाओं को दोस्तों, इस अक्षांशों को जब दोस्तों मिलाते हैं तो ये एक रेखा बन जाती है, इसीलिए इसका नाम हो गया अक्षांश रेखा। जैसे ये उत्तर की ओर है वैसे ही दक्षिण की ओर भी है, ठीक है। अब ध्यान रखना, यह इस भूमध्य रेखा के समान अंतर पर दोस्तों पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती है। तो ध्यान रखना, समान अंतर पर होने के कारण अक्षांश का ही दूसरा नाम है समानांतर। ध्यान से सुन लेना, समानांतर भी कहते हैं अक्षांश को, और अंग्रेजी में कहते हैं दोस्तों लैटिट्यूड। अब देखो, यह जो है ना दोस्तों, एक एक डिग्री के अंतराल पर खींची जाती है। तो उत्तर तक आते आते दोस्तों, जब यहां पर जब मुख्य लंब पर आती है तो यह 90 डिग्री होती है। तो 90 उत्तर और 90 दक्षिण। तो अक्षांश की संख्या कुल कितनी हुई? 90 उत्तर और 90 दक्षिण। ध्यान से सुनना, अक्षांश जो है कुल 90 प्लस 90 180 हो जाते हैं, यानी 180 है अक्षांश। अब आपको पूछ ले अक्षांश रेखाएं, तो दोस्तों कुल अक्षांश रेखाओं में 0 डिग्री शामिल हो जाती है, इसलिए कुल अक्षांश रेखाएं जो है वो 181 मानी जाती है, यह ध्यान रखना। अब दोस्तों मानचित्र पर जो होती है तब तो ये 181 होगी, और अगर आपको पृथ्वी पर पूछ ले, क्योंकि पृथ्वी की जो प्रतिकृति है वो ग्लोब शुद्ध मानी जाती है, मानचित्र पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होते हैं साथियों, ध्यान रख लेना। तो जो ये ग्लोब जो होता है ना, उस ग्लोब पर यह ध्रुव वाला जो 90 डिग्री, वेरी नाइस, भगवान की कृपा है, लाइट भी आपके सामने आ गई। तो दोस्तों यह जो 90 डिग्री वाला ना, यह ध्रुव है, और इन ध्रुव को एक बिंदु की संज्ञा दी जाती है, इसलिए ग्लोब में ये काउंटिंग नहीं होते हैं। बस इतना जरूर आप ध्यान रखना साथियों। चलिए आगे देखते हैं। तो यह तो हुई अक्षांश रेखाओं की बात। ध्यान रखना, समानांतर भी अक्षांश रेखाओं को ही कहते हैं, और कुल जो है मैंने आपको बता दी। अक्षांश रेखाएं दोस्तों जो है भूमध्य रेखा पर, तो इनके दोनों के बीच की दूरी होती है 110.6 किलोमीटर। मुख्य रूप से एवरेज दूरी पूछ ले तो दो रेखाओं के बीच में, अक्षांश रेखाओं के बीच में 111 किलोमीटर की दूरी होती है। लेकिन साथियों भूमध्य रेखा पर अगर आपको डीपली में पूछ ले तो 110.6, और अगर आपको ध्रुवों पर पूछ ले तो 111.7 होगी। ऐसा क्यों है भाइयों? ऐसा इसलिए है क्योंकि पृथ्वी जो है ध्रुवों पर चपटी है, और चपटी होने का इनकी दूरी दो रेखाओं के बीच में थोड़ी बढ़ गई है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलो अब दोस्तों देखो, यह जो अक्षांश रेखाएं हैं पूर्ण रूप से एक वर्त है इस प्रकार साथियों, यानी सभी अक्षांश रेखाएं एक पूर्ण वर्त बनाती है, और सबसे महान वर्त यानी ग्रेटर वर्त सबसे बड़ी होगी जो ही होगी, तो भूमध्य रेखा जो 0 डिग्री है वो सबसे महान वर्त कहलाता है, ध्यान रखना। चलो अब दोस्तों आगे बात करें तो सुनिएगा, अक्षांश रेखाओं का काम दोस्तों मुख्य रूप से ध्यान रखना, एक तो स्थिति की पहचान करने के लिए, और एक दोस्तों जलवायु का निर्धारण करने के लिए होता है। बाकी तो इनके कई प्रभाव है, वो आप चैप्टर में विस्तारित रूप से पढ़ लेना। और क्या बात होती है अक्षांश रेखाओं में दोस्तों? तो मुख्य रूप से 3 अक्षांश, देखो 2 अक्षांश रेखाएं होती है ना साथियों, इनके बीच की दूरी को कहते हैं, जगह को कहते हैं कटिबंध, और अंग्रेजी में कहते हैं जोन, यह भी ध्यान रखना। तो जैसे अपन कहते हैं ना उष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध, ये इसलिए कहते हैं क्योंकि इन दोनों के बीच की जगह होती है। तो 0 डिग्री से लेकर दोस्तों 23.5 डिग्री जो होती है ना, उसको कहते हैं कर्क रेखा। तो ध्यान रखना 23.5 को कर्क रेखा कहते हैं। तो 23.5 उत्तर से लेकर दक्षिण के बीच का क्षेत्र कहलाएगा उष्ण कटिबंध, ट्रॉपिकल जोन। और ध्यान रखना दोस्तों, यह जो है ना 23 से लेकर 30 तक जो है वो उपोष्ण कटिबंध, और 30 से लेकर 66 तक का जो है वो शीतोष्ण कटिबंध, और 66 जो है 67.5 डिग्री से लेकर के ये 90 डिग्री वाला जो है वो शीत कटिबंध कहलाता है। बस इतना जरूर आप ध्यान रखिएगा। अब देखो आपको साथियों पूछ ले देशांतर, तो देशांतर के बारे में आपको क्या ध्यान रखना है? यह अक्षांश रेखाएं जो होती है पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाएं होती है, ग्लोब पर खींची जाती है, ध्यान रखना काल्पनिक रेखाएं है ये। और देशांतर जो है उत्तर से दक्षिण की ओर, यह जो है ना दोस्तों, यह उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली रेखाएं, ऐसे यह उत्तर और यह दक्षिण, तो उत्तर से दक्षिण की ओर खींचे जाने वाली रेखाएं हैं। तो आप देखो यह देशांतर रेखाएं दोस्तों ध्रुवों पर आकर मिल रही है, और भूमध्य रेखा पर इनके बीच की दूरी सबसे ज्यादा होती है। तो ध्यान रखना, यह देशांतर रेखा, देशांतर होता क्या है? वही यह दोस्तों उत्तर से दक्षिण पृथ्वी के बीच की जो रेखा खींची जाती है। तो ध्यान रखना, आपको सवाल पूछ ले तो पृथ्वी के केंद्र से सवाल पूछ ले ना, तो पृथ्वी के केंद्र से पूर्व और पश्चिम की जो कोणीय स्थिति होती है उसे कहते हैं साथियों देशांतर। तो ध्यान रखना, ये केंद्र से देखो पूर्व और पश्चिम की ओर कोणीय स्थिति बन रही है ना, इसे कहते हैं देशांतर, ध्यान रखना। अब जो है देशांतर रेखाएं
भूमध्य रेखा पर दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी ज्यादा होती है। तो कितनी होती है दोस्तों? तो 111.32 किलोमीटर होता है। ध्यान रखना, देशांतर रेखाएं कहां काम आती है? तो साथियों सबसे ज्यादा तो है समय का निर्धारण करने के लिए। समय का निर्धारण देशांतर रेखाओं से ही होता है। इस 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। तो दोस्तों कोई भी गोल वर्त 360 डिग्री का होता है और वो 24 घंटे में पार करती है पृथ्वी। अब आप इसको विस्तारित देखना है तो अक्षांश व देशांतर में पढ़ा चुका हूं, उस पर आप देख लेना। अब सुनिए, ये जिस प्रकार दोस्तों अक्षांश रेखाओं को समानांतर कहते हैं, इसी प्रकार इन देशांतर रेखाओं को किस नाम से जानते हैं? दूसरा उपनाम जो है याम्योत्तर भी कहते हैं। ध्यान रखना, याम्योत्तर। अब यह भी और भी सुनना, जिस प्रकार दोस्तों 0 डिग्री अक्षांश रेखाओं को महानवर्त कहते हैं, इसी प्रकार 0 डिग्री देशांतर रेखाओं को प्रधान याम्योत्तर कहते हैं। ध्यान रख लेना, प्रधान याम्योत्तर कहते हैं। चलिए, इतनी बात समझ में हो गई। दो देशांतर रेखाएं मिलकर एक पूर्ण वर्त बनाती है। अलग अलग देशांतर रेखाएं अर्धवर्त होती है। भूमध्य रेखा पर दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी ज्यादा होगी। पृथ्वी के केंद्र से पूर्व और पश्चिम की ओर की कोणीय स्थिति देशांतर होता है। मुझे नहीं लगता कि कोई कंफ्यूजन होना चाहिए। चलो, और क्या है देशांतर के बारे में कोई सवाल पूछने योग्य हो तो मैं आपके सामने रख देता हूं, ध्यान से सुना। 0 डिग्री देशांतर को दोस्तों ग्रीनविच मीन टाइम कहते हैं दोस्तों, यानी ग्रीनविच मध्य समय रेखा, वहां से समय की शुरुआत मानी जाती है साथियों। तो ध्यान रखिएगा, यह ब्रिटेन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है, इसलिए इसका नाम कर दिया ग्रीनविच रेखा। ध्यान रखना दोस्तों, टोटल देशांतर रेखा है कितनी? 360। कौन कौन सी? 179 तो है पूर्वी देशांतर, पूर्व की ओर वाला भाग। देखो 0 डिग्री देशांतर से पूर्व वाला भाग पूर्वी गोलार्ध, पश्चिम वाला भाग पश्चिमी गोलार्ध। तो पूर्व की ओर वाली 179 दोस्तों पूर्व वाली हो गई 179 पूर्वी देशांतर 1 से लेकर, और 179 ही हो गई पश्चिमी देशांतर। समझना इस चीज को। और दोस्तों एक रेखा होती है 0 डिग्री, जिसे अपन प्रधान याम्योत्तर कहते हैं, और इस रेखा से समय का निर्धारण होता है। यह पूर्वी और पश्चिमी दोनों एक ही होती है साथियों, पूर्वी और पश्चिमी। इस रेखा के जस्ट एंटीपोडल दोस्तों, एंटी यानी विपरीत की ओर जो होती है ना, वो रेखा होती है 360 डिग्री। और इसको दोस्तों अपन, यह भी पूर्वी और पश्चिमी एक ही होती है, और इस रेखा से अपन तिथि का निर्धारण करते हैं, और मैं विस्तृत रूप से बता चुका हूं। तो ध्यान रखना, 179 कितनी हो गई? 358। ध्यान रखना दोस्तों, और ये दो जब ये मिलाएंगे तो 360 मानी जाती है। बाई चांस भाई लोगों, अगर कोई शब्द मिस्टेक जब हम जल्दबाजी में, क्योंकि यहाँ पर जो पढ़ाया जाता है वो एक निश्चित समय सीमा में वीडियो अपन तय करते हैं, ऑफलाइन में दोस्तों हाथों हाथ सुधार करवा दिया जाता है। तो थोड़ा ध्यान रखना, अगर बाई चांस कोई मिस्टेक से शब्द गलत भी आ जाए ना, तो आप थोड़ा या तो कमेंट कर दीजिएगा, और या साथियों आप अपने पास में कोई ऑथेंटिक बुक रखें, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि आप सभी अनुभवी भाई बहन हैं। इतना कॉमन सेंस रखें साथियों। चलिए, ऐसा मत सोचना कि मास्टर को पता नहीं है और उसने गलत बोल दिया, ऐसा नहीं होता साथियों। आप सभी को पता है, बिना कॉन्फिडेंस, बिना स्टूडेंट सामने यहां पर खड़े होकर आखिर पढ़ाना कितना मुश्किल है, वो आप सभी जानते हैं। चलिए अब बात करते हैं। देखो यह तो हुई देशांतरों की बात। जिस प्रकार दोस्तों दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी जो होती है उसे कहते हैं कटिबंध, इसी प्रकार दो देशांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है ना, उसको कहते हैं गोर या गोरे। यह भी ध्यान रखना, गोर या गोरे कहते हैं। कंसेप्ट क्लियर हो गया? अब मैं नहीं मानता कि आपका कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ होगा, तो इतना ध्यान रखना। अक्षांश व देशांतर में आपका सवाल तो एग्जामिनर इससे आगे ही नहीं बढ़ा पाएगा, मैं जहां तक मानता हूं। दोनों देशांतर रेखाएं शून्य हो जाती है दोस्तों ध्रुवों पर जाकर, भूमध्य रेखा पर दूरी ज्यादा होती है, और साथियों 360 देशांतर रेखाएं होती है। पूर्वी व पश्चिमी देशांतर में 0 डिग्री एक ही होती है, और 180 डिग्री भी एक ही होती है, दोनों एक दूसरे के विपरीत है। 180 डिग्री दो देशांतर, सॉरी ये गलत पढ़ा दिया था मैंने अभी दोस्तों, देखो 360 वाला सॉरी गलत बोल दिया था, 180 डिग्री कहते हैं उसको, गलती से 360 बोल दिया, माफ करना। 180 डिग्री पूर्वी पश्चिमी जो देशांतर होता है ना साथियों, वो 180 डिग्री पूर्वी पश्चिमी देशांतर एक ही होता है, उससे तिथि का निर्धारण किया जाता है साथियों, यह ध्यान रखना। और 0 डिग्री से समय का निर्धारण होता है। इस 0 डिग्री से हमारे भारत का मानक समय आप सभी को पता है 82.5 डिग्री माना आगे है। 82.5 डिग्री दोस्तों प्लस की ओर है, तो ये लो 82.5 डिग्री मैंने लिख दिया। अब दोस्तों मैंने अभी आपको बताया 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है, तो 82.5 को जब 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 5 घंटे 30 मिनट। इसलिए दोस्तों भारत का समय लंदन से 5.5 घंटा
आगे है। और ये देशांतर 82.5 डिग्री जो है मिर्जापुर नैनी के पास में उत्तर प्रदेश में से गुजरता है। 5 राज्यों को ये पार करती है लाइन दोस्तों, जिनमें सबसे पहले उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, 5 राज्यों को ये पार करती है लाइन, ध्यान रख लेना। चलिए अब मैं अगला टॉपिक बात करूंगा दोस्तों। गलती से मैंने 360 बोल दिया, आप इतना थोड़ा कॉमन सेंस जरूर रखें क्योंकि मुंह से निकल जाता है। चलो अब देखो अगला टॉपिक आता है हमारा ग्रह। देखना बात कर रहे हैं आपके सामने दोस्तों, हमारा जो ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड का एक अंश होता है सौर मंडल। और सौर मंडल की खोज जो है सामान्य रूप में दोस्तों 1540-42 के लगभग, कहीं पर 40 लिखा हुआ मिलता है, कहीं पर 43 लिखा हुआ मिलता है, इसलिए ध्यान रखना। कॉपरनिक्स ने की थी, किसने की? निकोलस कॉपरनिक्स ने की थी साथियों सौर मंडल की खोज। सौर मंडल की बोल रहा हूं। और सौर मंडल का जो है ना, यह सूर्य का परिवार होता है। सूर्य के परिवार को इस सौर मंडल कहते हैं। क्या है इसमें दोस्तों? तो सौर मंडल में मुख्य रूप से तारे हैं पहले तो, और तारे, सूर्य भी क्या है? एक तारा है। सौर मंडल का जनक किसको मानते हैं? सूर्य को मानते हैं, ध्यान रखना। लेकिन सौर मंडल की खोज किसने की? कॉपरनिक्स ने की। तो यह सबसे पहले तो दोस्तों सूर्य है केंद्र में, ध्यान रखना। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले हैं ग्रह। मैं पढ़ा चुका हूं साथियों, विस्तारित रूप में देख लेना। ग्रह जिसे प्लेनेट कहते हैं, और ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उपग्रह, सैटेलाइट, यह ध्यान रखना। तो हम बात कर लेते हैं ग्रह की। सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं साथियों? 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं, ध्यान रखना। कौन कौन से हैं अभी आपके सामने बात कर देते हैं। देखना सौर मंडल में कुल टोटल ग्रह कितने? 8। क्रम अनुसार ध्यान रखना, यह सूर्य है साथियों, यह ध्यान रखना। अब सूर्य से अपन दूरी पर चलेंगे, एक एक शब्द लिखूंगा। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, दोस्तों इससे आगे है मंगल से बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ध्यान से सुनना, सूर्य से दूरी के अनुसार, सूर्य के दूरी के अनुसार दोस्तों जो ग्रह है 8 ग्रह, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बुध ग्रह को कहते हैं दोस्तों मरकरी, शुक्र को कहते हैं वीनस, पृथ्वी को कहते हैं अर्थ, मंगल को मार्स, बृहस्पति को जुपिटर, शनि को सैटर्न, अरुण को यूरेनस और वरुण को नेपच्यून। कोई अंग्रेजी वाला बंदा हो तो ध्यान रख लेना। चलिए अब दोस्तों देखना, ये जो 4 ग्रह है यह सूर्य के नजदीक है, तो और इंटरनल कोर्स में आते ध्यान रखना, यह नजदीक होने का इनको आंतरिक ग्रह कहते हैं। प्रथम 4 ग्रहों को ध्यान रखना। एक यहां पर मैं नीचे और लिख रहा हूं दोस्तों, यह तो सूर्य के दूरी के अनुसार था। अब आकार के अनुसार कभी कभी एग्जामिनर पूछ लेना कि घटते क्रम में, तो ध्यान रखना आकार के अनुसार सबसे पहले तो आप इन पर अंतरिम जो 4 ग्रह है ना उनको लिख दो। तो पहला हो जाएगा बृहस्पति, फिर दूसरा है शनि, तीसरा अरुण और चौथा वरुण, फिर 5वां दोस्तों आकार में बड़ा है पृथ्वी। हमारी पृथ्वी 5वें आकार में बड़ी है और दूरी में दोस्तों ध्यान रखना 3रे नंबर पर है। तो पृथ्वी के बाद में शुक्र आकार में, फिर दोस्तों मंगल और फिर आ जाएगा बुध। डरना नहीं है आपको, मैं हरदम आपके साथ में खड़ा हूं। हो सकता है बाई चांस कोई शब्द जल्दबाजी में गलत निकल जाए, बाकी हरदम आपके सामने खड़ा हूं, डरना नहीं है। कभी भी कमेंट कर देना इस जोधपुर वाले के साथ में। तो ध्यान रखना, बुध, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, यह आकार के अनुसार है, घटते क्रम में सबसे बड़ा बृहस्पति है, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण, फिर पृथ्वी, फिर शुक्र, फिर मंगल और बुध। आपका कंफ्यूजन दोस्तों यहां पर होगा पृथ्वी और शुक्र के पास में, तो एक ट्रिक बना लो, छोटा सा पस्सू, बस आपको समझ में आ जाएगा। चलिएगा अब देखो आगे बढ़ते हैं। आगे जब मैं बात करूं साथियों तो देखो समझना, आपको मैं बता देता हूं ग्रह के बारे में क्या है। देखना यह तो है साथियों सूर्य, अब पहला लिखा था बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर साथियों बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। दोस्तों लाइव जुड़ना है मुझे आपके साथ में, और इसलिए आपके सहयोग की जरूरत है। आप ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को फैलाएं ताकि मैं आपके सामने लाइव आ सकूं इस स्क्रीन लगाकर यहां पर। इतना मुझे चाहिए दोस्तों सपोर्ट आपका। चलो तो देखो सूर्य के नजदीक में ये जो 4 ग्रह ना साथियों, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। पहली बात ये ध्यान से सुनना, इन 4 को आंतरिक ग्रह कहते हैं। दूसरा दोस्तों इनकी उपनाम है धरातलीय ग्रह, धरातलीय ग्रह, ध्यान रखना, इन्हीं को कहते हैं टेरिस्ट्रियल ग्रह। तीनों नाम आप याद रख लेना। चलो ठीक है, और क्या है साथियों इसकी विशेषता, तो ये जो आंतरिक ग्रह ना साथियों, यह सूर्य के नजदीक होने के कारण इसकी परिक्रमण गति, देखो 2 गतियां होती है, समझना कैसी गतियां, एक तो है अक्ष, एक होता है कक्ष। दोस्तों अपने ही दूरी पर घूमना,
जैसे मान लो ये मार्कर है और ये अपनी ही दूरी पर घूम रहा है तो वो तो कहलाएगा अक्ष पर घूमना। और दोस्तों किसी पिंड के चारों ओर चक्कर लगाना ऑर्बिट में, वो कहलाती है कक्ष। ध्यान से सुने ना, कक्ष। तो कक्ष वाली गति तो कहलाती है परिक्रमण, और अपने अक्ष वाली गति है वो कहलाती है परिभ्रमण। ध्यान रखना। और पृथ्वी अपने दोस्तों अक्ष पर जो है 23.5 डिग्री झुकी हुई है, तो 90 डिग्री का तो दोस्तों लंब होता है, 90 में से 23.5 डिग्री घटाएंगे ना तो ध्यान रखना पीछे बचेगा 67.5 डिग्री। तो पृथ्वी अपने तल से कितने डिग्री का कोण बनाती है? 67.5 डिग्री का कोण बनाती है। और पृथ्वी का यह जो झुकाव है ना साथियों, अक्षीय झुकाव, इसको ज्योग्राफिकल भाषा में क्लाइमा कहते हैं। ध्यान रखना, हर जानकारी यहां पर नहीं दे सकता साथियों आपको, ये इसको क्लाइमा कहते हैं, पृथ्वी का अक्षीय झुकाव। चलो अब बात करते हैं साथियों, देखना तो एक तो आपको पता चल गया आंतरिक ग्रह, धरातलीय ग्रह, टेरिस्ट्रियल ग्रह। दूसरा, इन ग्रहों की परिक्रमण गति ज्यादा होती है क्योंकि सूर्य के नजदीक है, और परिभ्रमण गति कम होती है। तीसरी बात, ये ग्रह जो है दोस्तों आकार में तो छोटे हैं लेकिन भार यानी कि घनत्व में भारी है साथियों। क्यों भारी है? क्योंकि इन ग्रहों का जो निर्माण हुआ वो सिलिकेट धातुओं से, चट्टानी पिंडों से हुआ, इसलिए इनका घनत्व क्या है? भारी है। चलिए, और इनसे सवाल एग्जामिनर एक आपसे कर सकता है। क्या सवाल करेगा वो एग्जामिनर आपसे? मैं बताऊं, देखो मेरे दिमाग से मिस हो गया। इन ग्रहों को दोस्तों पार्थिव ग्रह कहते हैं, इस पृथ्वी के नाम से इनको पार्थिव ग्रह कहते हैं। ध्यान ना, पार्थिव ग्रह, यह भी थोड़ा देख लेना। तो यह इतना आप जरूर ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों ध्यान से सुनना, यह जो है ना मंगल ग्रह, इसको लाल ग्रह भी कहते हैं, यह थोड़ा ध्यान रखना। शुक्र और पृथ्वी जुड़वा बहन कहलाती है, ट्विन प्लेनेट कहलाते हैं। कभी सवाल पूछ ले तो शुक्र ग्रह है ना दोस्तों, लाल ग्रह तो मंगल ग्रह हो गया। और इस ग्रह पर दोस्तों, लाल ग्रह पर एक पर्वत है जो अंतरिक्ष का सर्वोच्च पर्वत माना था, निक्स ओलंपिया, वो भी आप जरूर ध्यान रखना। निक्स ओलंपिया पर्वत मंगल ग्रह पर ही है, और पृथ्वी के बाद में जीवन की संभावना इस मंगल ग्रह पर ही मिल रही है। चलो अब दोस्तों देखो, यह जो है ना हमारा शुक्र ग्रह, इस शुक्र ग्रह के कई उपनाम हैं। एक तो दोस्तों इसको कहते हैं सबसे गर्म ग्रह, सबसे गर्म ग्रह भी शुक्र ही है। दूसरी बात क्या है, इनको दोस्तों सौंदर्य का देवता या सौंदर्य वाला ग्रह भी कहते हैं। तीसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट, इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार, भोर का तारा या संध्या का तारा, इसी को कहते हैं शुक्र को। बस इतना आप ध्यान रखना। अब देखो पीछे बचे 4 ग्रह बड़े वाले, तो देखो दोस्तों बीच में तो है बड़े ग्रह और किनारों पर है छोटे ग्रह। तो इस बीच वाली आकृति को सिगार आकृति कहते हैं, ज्योग्राफी में सिगार आकृति। क्या कहते हैं? सिगार आकृति कहते हैं। साथियों मेरी आवाज पर ज्यादा ध्यान देना, लिखे हुए मार्केट में हजारों ग्रंथ मिल जाएंगे आपको, सिगार आकृति कहते हैं इसको। और यह जो बीच में यहां पर इन मंगल और बृहस्पति ग्रह दोनों के बीच में छोटे छोटे दोस्तों खगोलीय पिंड है, उनको क्षुद्र ग्रहों की संज्ञा दी जाती है। वेस्टा एक ऐसा क्षुद्र ग्रह है जिसको नंगी आंखों से देख सकते हैं, यह भी आप जरूर ध्यान रखना। बाकी तो सेरेस है, प्लूटो है, कई क्षुद्र ग्रह है। ग्रहों की गति के नियम केपलर साहब ने दिए थे, 3 नियम दिए थे, वो कभी बाद में बात करूंगा, चिंता मत करें आप। चले तो ये जो बाहर वाले ग्रह ना क्षेत्रफल में सबसे आकार में सबसे बड़े हैं। दूसरी बात दोस्तों ध्यान रखें, इन ग्रहों के उपनाम क्या है? तो इन ग्रहों को एक तो कहते हैं जोवियन ग्रह, बाहर वाले ग्रह जो है ना एक्सटर्नल ग्रह, तो इनको जोवियन ग्रह कहते हैं। दूसरा इनका एक और उपनाम है, बृहस्पति सबसे बड़ा होने के कारण इनके नाम से कर दिया बृहस्पतीय ग्रह। बृहस्पतीय ग्रह यह भी थोड़ा ध्यान रखना, बाहर वालों को ही कहते हैं। तो भाइयों इससे ज्यादा और सबसे ज्यादा जो उपग्रह है वो बृहस्पति के ही है। इनकी परिभ्रमण गति ज्यादा है, परिक्रमण कम है, आप ध्यान रखना। बस यह तो हुई हमारी ग्रहों की बात। बाकी दोस्तों आप जो है विस्तारित रूप से हमारे चैनल पर आकर पढ़ लीजिएगा, वो आपको एचपीएस एजुटेक पर वीडियो मिल जाएगा। अब दोस्तों तीसरी जो है आपके सामने लिखा है जनसंख्या की दृष्टि। यह क्या होती है दोस्तों? देखो हम जब एग्जाम देने जाते हैं तो जनसंख्या से संबंधित हमारे सवाल सामने आते हैं। हम ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं, डरना नहीं है। सबसे पहले देखो दोस्तों यह जो जनसंख्या है विश्व के संदर्भ में बात करें 2011 से ही जुड़ी हुई मानी जाएगी अभी तक। पहली बात तो ध्यान रखना, 11 जुलाई को विश्व की जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, यह थोड़ा ध्यान रखना। दूसरी बात, क्योंकि उस दिन को दोस्तों मुझे अभी सन दिमाग से मिस हो गया, 11 जुलाई शायद
मिस हो गया, मैं बाद में बात करूंगा। यह जो है ना 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, क्योंकि उस एक सन दोस्तों अभी मिस हो गया, उसको 5 अरब हुई थी जनसंख्या, ठीक, विश्व की। अब देखो विश्व की जनसंख्या आज के दिन में बात करूं दोस्तों तो लगभग 800 करोड़ है, ठीक है ना, 800 करोड़ जनसंख्या अगर विश्व के संदर्भ में बात करूं तो। हम दोस्तों विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़े देश देख लेते हैं, तो ध्यान रखना लगभग 7-8 देश आपको पता होना ही चाहिए। कौन कौन से? तो सबसे पहले देखो दोस्तों, अगर आपको पूछ ले तो हमारा चाइना है, लगभग 19% जनसंख्या रखता है विश्व की, पहला देश जनसंख्या में बात कर रहा हूं। दूसरा देश दोस्तों जो है वो भारत है। भारत की जनसंख्या पूरी दुनिया की जनसंख्या की कितना प्रतिशत है? 17.5%। याद करते चलना साथियों, अब भूल गए तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, 17.5% है। तीसरा देश दोस्तों आपको पूछ ले तो अमेरिका है, अमेरिका। चौथा देश दोस्तों इंडोनेशिया, इंडोनेशिया है। ध्यान रखना पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश यही इंडोनेशिया है, लगभग 6000 द्वीपों से बना हुआ देश है। इसी पर 5 मुख्य द्वीप माने जाते हैं, जिनमें सुमात्रा, जावा, बोर्नियो, पापुआ न्यू गिनिया, सुलावेसी, ऐसे कई द्वीप है दोस्तों। इस पर जावा द्वीप पर इसकी राजधानी है जकार्ता, यह भी ध्यान रखना। चलो अब दोस्तों देखो, यह चौथा था। पांचवा देश है दोस्तों ब्राजील, जिसकी राजधानी पहले रियो डी जेनेरो थी, 92 में सम्मेलन हुआ था, अर्थ समिट, पृथ्वी सम्मेलन। आज इसकी राजधानी ब्राजीलिया है। तो यह पांचवा है दोस्तों जनसंख्या में सबसे बड़ा। छठवां आपको पूछ लेना कि जनसंख्या में बड़ा देश कौन सा है, तो पाकिस्तान है दोस्तों। और सातवां पूछ ले तो बांग्लादेश है, डरना नहीं है, बांग्लादेश है। और आठवां आपको पूछ लेना तो रूस है। बस इतने देश याद कर लेना, बाकी तो अब हमारा लक है। यह थोड़ा ध्यान रखना दोस्तों। यह है जनसंख्या की दृष्टि से देशों का क्रम। भारत की जनसंख्या पूछ ले आपको तो 2011 वाली ध्यान रखना कितनी है, आपके सामने अभी रख रहा हूं, देखना 2011 वाली रखना। अभी जनगणना नहीं हुई है दोस्तों वापस, तो 2011 वाली जनगणना जो है ना, हमारी जनगणना, हमारा भविष्य वो लोगो था उस जनगणना का, ध्यान रखना, सी चंद्रमौली वाली। तो इस जनगणना कितनी थी? 1,21,08,54,977 है साथियों। यही है ऑथेंटिक जनगणना 2011 की। 121 करोड़ कहते हैं, 1,21,08,54,977 है साथियों, यह ध्यान रखना। हम बात करें राजस्थान की दोस्तों, हमारा राज्य राजस्थान से मैं बिलोंग करता हूं, तो मैं राजस्थान के संदर्भ में बात कर लूं तो राजस्थान की जनसंख्या दोस्तों 2011 के अनुसार आपको पूछ ले तो ध्यान रखना कितनी है। और एक सुनना, भारत का जनसंख्या में स्थान विश्व के संदर्भ में तो कितना है? दूसरा है, लगभग 17.5% जनसंख्या है विश्व की भारत में दोस्तों। अब देखो हमारा बात आ गई राजस्थान की, राजस्थान राज्य की। हम राजस्थान से तो दोस्तों सुनना, राजस्थान की 2011 के जनगणना जो है ना वो 6,85,48,437 है भाइयों। यह तो है 2011 के अनुसार जनसंख्या। अब आपसे पूछ ले जनसंख्या में स्थान कितना है, तो 2011 के समय तो 8वां था, लेकिन 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से तेलंगाना राज्य अलग हो गया तो 7वां स्थान हो गया। कौन कौन सा है देखो, पहला है उत्तर प्रदेश, भारत का उत्तर प्रदेश। दूसरा दोस्तों महाराष्ट्र। तीसरा बिहार, बिहार है साथियों। चौथा पश्चिमी बंगाल है, पश्चिमी बंगाल। अब दोस्तों 2011 के समय 5वां आंध्र प्रदेश था, लेकिन आज नहीं है, यह ध्यान रखना। ऑप्शन में पर्सन किस प्रकार आ रहा है वो ध्यान रखना। आज के संदर्भ में बात करूं तो आंध्र प्रदेश नहीं है, लेकिन उस समय की बात करनी है तो देखो उस समय था 5वां आंध्र प्रदेश, यह ध्यान रखना। फिर है 6वां मध्य प्रदेश दोस्तों, मध्य प्रदेश। और 7वां तमिलनाडु, तमिलनाडु। और 8वां हो जाएगा दोस्तों हमारा राजस्थान। यह 2011 के अनुसार है, मिलान कर लेना कहीं पर दोस्तों। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिमी बंगाल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और राजस्थान, यह 8वां है। अब दोस्तों आपसे सवाल यह पूछे कि राजस्थान की जो जनसंख्या है 6,85,48,437, यह जनसंख्या भारत की जनसंख्या की कितनी प्रतिशत है, तो वो है साथियों 5.67%। यह ध्यान रखना आप। चलो अब देखो अगला सवाल, मैं दोस्तों बात करता हूं सूर्य नगरी से। जनसंख्या के संदर्भ में आपको सूर्य नगरी से थोड़ी बात करवाते हैं दोस्तों। हमारा जिला है जोधपुर, सूर्य नगरी। जोधपुर के बारे में बात करें तो 2011 के अनुसार जोधपुर की जनसंख्या लगभग 37 लाख थी दोस्तों। कितनी थी? 37 लाख। 36 लाख लगभग 87,000 के लगभग थी 2011 के अनुसार। आप 37 लाख याद करें। यह जनसंख्या जो है राजस्थान की कितना प्रतिशत है आपको पूछ ले तो दोस्तों लगभग 5.40% है।
इसको आप जरूर ध्यान रखें। यह जनसंख्या जो है दोस्तों 5.40% हिस्सा रखती है राजस्थान के संदर्भ में। जोधपुर जनसंख्या है 70 लाख। राजस्थान में 4 जिले जनसंख्या में सबसे बड़ा पूछ ले, जयपुर, जोधपुर, अलवर, यह ध्यान रखना। चलो अब देखो जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर 4 है दोस्तों। यह तो हुई हमारी जनसंख्या की बात, खत्म करो इस टॉपिक को। अब देखो क्षेत्रफल की दृष्टि, क्षेत्रफल वाले भी हमारे सामने काफी बार सवाल आते हैं साथियों। क्या क्या पूछा जाता है? अगर आपको पूछ ले पूरी दुनिया का क्षेत्रफल तो 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर है संपूर्ण पृथ्वी का क्षेत्रफल। लेकिन हमें तो भारत के संदर्भ में पता करना हो तो पहले तो यह देखो भारत का क्षेत्रफल है कितना? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है साथियों। वर्ग मील में पूछ ले कोई डरने की जरूरत नहीं, 12 × 000 है दोस्तों। यह वर्ग मील में है क्षेत्रफल भारत का है। तो भारत का क्षेत्रफल में स्थान कितना है? अगर विश्व के संदर्भ में पूछ ले साथियों तो ध्यान रखना 7वां स्थान है। कौन कौन से पहले है दोस्तों? विश्व के क्षेत्रफल में सबसे पहला स्थान है रूस का, रूस। दूसरा है दोस्तों कनाडा का। तीसरा है ध्यान रखना चाइना का। चौथा है अमेरिका, अमेरिका। और 5वां जो है दोस्तों ब्राजील। याद रखना यहां से एक सवाल, ब्राजील ऐसा देश है जो जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों में 5वां स्थान रखता है। 6वां दोस्तों ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया है। और 7वां स्थान जो है ना वो है हमारे भारत का, 7वां स्थान भारत का है साथियों। और इससे आगे 8वां पूछ ले तो अर्जेंटीना है। बस इतना ध्यान रख लेना, अर्जेंटीना, इतना ध्यान रख लेना दोस्तों। क्षेत्रफल में 8 देश, पहला रूस मॉस्को राजधानी, कनाडा ओटावा राजधानी, चाइना बीजिंग वाला, अमेरिका वही डीसी वाशिंगटन, ब्राजील ब्राजीलिया वाला, ऑस्ट्रेलिया वही दोस्तों देखो दिमाग से निकल गया, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है शायद दोस्तों, दिमाग से मिस हो रहा, कैनबरा ही होगा। भारत की राजधानी नई दिल्ली। और अर्जेंटीना दक्षिणी अमेरिका का दक्षिण वाला देश है दोस्तों, ब्यूनस आयर्स राजधानी है इसकी, यह ध्यान रखना थोड़ा। चलो अब दोस्तों आगे अपन बात करें तो यह तो हुई हमारी दोस्तों क्षेत्रफल की। अभी भारत की बात हो रही है विश्व के संदर्भ में। अब ध्यान रखना विश्व के संदर्भ में आपको पूछ ले कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो है कितना, तो संपूर्ण दुनिया का क्षेत्रफल जो है ना साथियों उसका भारत में जो है वो 2.42% हिस्सेदारी है भारत की। चलिए अब अपन बात करें राजस्थान की साथियों। हम राजस्थान से है ना तो राजस्थान से बात कर लेते हैं एक झलक में। देखो राजस्थान का क्षेत्रफल तो है 34, 22, 39 वर्ग किलोमीटर। मील में पूछ ले कोई डरना नहीं भाइयों, क्यों डरना, अब हम साथ है ना आपके। 1,32,140 वर्ग मील, यह वर्ग किलोमीटर है, यह वर्ग मील है साथियों। 3,42,239, 1,32,140 वर्ग मील। चलो और क्या पूछेगा क्षेत्र में अपने को राजस्थान से, तो क्षेत्रफल में राजस्थान का स्थान पूछ ले तो सबसे पहला है। पूरे भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। और ध्यान रखना बना कब था? 1 नवंबर सन 2000 को बना था, जब मध्य प्रदेश को तोड़कर छत्तीसगढ़ को अलग राज्य किया। बस इतना ध्यान रखना। अब दोस्तों हम बात करते हैं राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो वो ध्यान रखना लगभग 11% है, जो 10.41% डीपली में पूछ ले तो ये ध्यान रखना आप। चलो अब आपको दोस्तों हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी जोधपुर की। क्यों? क्योंकि हम सूर्य नगरी से बिलोंग करते हैं, उस धरती से। तो जोधपुर का जो क्षेत्रफल है दोस्तों, राजस्थान के क्षेत्रफल में सबसे बड़े जिले पूछ लेना तो जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर घटता क्रम है। तो जोधपुर का चौथा स्थान है, 22,850 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और यह क्षेत्रफल जो है ना राजस्थान के क्षेत्रफल का 6.70% है साथियों। कितना है? 6.70% है। बस इतना जरूर आप ध्यान रख लेना भाइयों। चले अब आगे बढ़ते हैं तो हमारा अंतिम टॉपिक बचता है ये वायुमंडल। थोड़ा सा इसके बारे में एक झलक दे रहा हूं, बाकी हमारा पूरा वीडियो विस्तारित रूप से आपको मिलेगा। वायुमंडल क्या है साथियों? देखो सामान्य रूप में ये पृथ्वी जो प्लेनेट है इसको 4 मंडलों में बांटते हैं दोस्तों। स्थल मंडल जिस परत पर हम रह रहे हैं उस ठोस परत को स्थल मंडल लिथोस्फीयर कहते हैं। जहां पर दोस्तों जलीय आवरण है उस मंडल को हाइड्रोस्फीयर जलीय मंडल कहते हैं। चाहे जलीय मंडल हो चाहे स्थल मंडल, उसके ऊपर दोस्तों चारों ओर फैला हुआ गैसीय आवरण वाला जो मंडल है जहां पर जीवन की घटनाएं होती है उसको कहते हैं साथियों वायुमंडल। ध्यान से सुनना। और चौथा जो है
स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल, इन तीनों का वो भाग जहां पर दोस्तों जीवन का अस्तित्व है उसको कहते हैं अपन जैव मंडल, बायोस्फीयर। ध्यान से सुनना। तो अपन वायुमंडल की बात करें, वायुमंडल है क्या चीज, सुनिएगा, एटमॉस्फेयर। दोस्तों पृथ्वी या स्थल मंडल के चारों ओर फैला हुआ वो गैसीय आवरण जो लगभग 30,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक मोटाई रखता है और वो गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा पृथ्वी से संबंध या जुड़ा हुआ है, उसे कहते हैं वायुमंडल। वायुमंडल के अंतर्गत मुख्य रूप से 3 तत्व होते हैं दोस्तों। एक तो होती है गैसें, ध्यान से सुनना, गैसें। दूसरे दोस्तों एरोसॉल्स, वायव्य कण कहते हैं जिनको, वायव्य कण कहते हैं। और इसमें दोस्तों धूल कण भी होते हैं जिन्हें एरोसॉल्स कहते हैं। पराग कण भी होते हैं, ध्यान रखना। सूक्ष्म जैविक कण भी कह सकते हैं, सूक्ष्म जैव तत्व भी इसमें मिलते हैं। जल वाष्प भी, वाटर वेपर जिनको कहते हैं, वो भी इस वायुमंडल में मिलती है। जल, अब दोस्तों देखना, सर्वाधिक आवरण गैस है, गैस एक मिश्रण है साथियों, ध्यान रखना। अब देखो गैसें हैं, सॉरी, और गैसों का मिश्रण ही वायु कहलाती है, बोलना यह चाह रहा था, गैसों का मिश्रण वायु कहलाती है, इसलिए यह वायुमंडल बन गया। अब दोस्तों जलमंडल, जल वाष्प जो है ना, वायुमंडल में लगभग 0 से 4% तक मिलती है, अधिकतम 4% तक है, न्यूनतम 2% तक ही होती है। जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो सर्वाधिक मात्रा में निकलने वाला पदार्थ जल वाष्प ही होता है, वो भी ध्यान रखना। चलो अब दोस्तों सुनिएगा, यह वायुमंडल जो है ना, इस वायुमंडल सामान्य रूप में दोस्तों लगभग 30,000 किलोमीटर की मोटाई वाली परत मानी जाती है। लेकिन दोस्तों हम जैसे पृथ्वी के, देखो मैंने आपको एक पिछले वाले वीडियो में पृथ्वी की इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ाई तो बताया था कि पृथ्वी की गहराई में जाते हैं तो प्रति 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाता है, 32 मीटर की गहराई पर। लेकिन दोस्तों वायुमंडल से जब ऊपर की ओर जाते हैं, सॉरी, पृथ्वी के जब ऊपर की ओर वायुमंडल की तरफ जाते हैं तो दोस्तों टेम्परेचर बढ़ता नहीं है, घटता है, ध्यान रखना। और इसको कहते हैं सामान्य ह्रास दर। किस रेट से घटता है तो ध्यान रखना, 165 मीटर की ऊंचाई पर तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड घट जाता है। और दोस्तों 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर में इस दर से 6.5 डिग्री हो जाता है, वो घटता है। ध्यान रखना, इसे कहते हैं सामान्य ह्रास दर, नॉर्मल लैप्स रेट। ओके, ठीक। अब सुनिएगा, हमारे वायुमंडल का दोस्तों एक अमेरिका के वैज्ञानिक भूगोलवेत्ता हुए जिन्होंने अध्ययन किया वायुमंडल का, जिनका नाम है दोस्तों कार्मन, ध्यान रखना, कार्मन। उन्होंने बताया कि वायुमंडल का जो अध्ययन योग्य भाग में 99.99% जो वायुमंडल है वो पृथ्वी से 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही मिलता है। यह भी आप ध्यान रखना। यह बताया किसने था? कार्मन ने बताया था। 100 किलोमीटर तक 99.99% वायुमंडल बता दिया दोस्तों। इसलिए इस वैज्ञानिक या भूगोलवेत्ता की यादगार में दोस्तों 100 किलोमीटर वाली वायुमंडल की परत को कार्मन लाइन की संज्ञा दे दी। क्या दे दी? कार्मन लाइन की संज्ञा। बाकी अपन वायुमंडल का विस्तारित वीडियो आपको एचपीएस पर मिलेगा, ध्यान रखना। कार्मन लाइन की संज्ञा दे दी गई। और दोस्तों वायुमंडल के संगठन के बारे में पूछ लेना तो ध्यान रख लेना, आपको सुनिएगा, वायुमंडल के संगठन के बारे में पूछ ले आपको तो इसमें दोस्तों होती है मुख्य रूप से गैसें। और गैसों में अगर आपको पूछ ले तो प्रमुख गैसों में देखो, पहली होती है नाइट्रोजन। यह होती है दोस्तों 78.08%, 08 है। इस 08 की जगह आपको 78.1 भी लिखा हुआ मिल सकता है, इसलिए ध्यान रखें 78.08। फिर है दोस्तों दूसरा ऑक्सीजन। आयतन के अनुसार घटता क्रम पूछ सकता है एग्जामिनर, ध्यान रखना। तो 20.95% है साथियों, प्रतिशत। आपसे एग्जामिनर पूछ ले वायुमंडल में प्रथम 2 गैसें 99% से ज्यादा है, जी हां बिल्कुल है साथियों। तीसरा देखना ऑर्गन गैस है दोस्तों, ऑर्गन जो है 0.93%। और चौथी आपको पूछेगा CO2, सबसे परिवर्तनशील गैस और ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी, यह जो है ना 0.036% है साथियों। बाकी नियोन है, हीलियम है, जिनोन है, क्रिप्टॉन है, कई गैसें हैं ऐसी। याद रखना प्रथम 3 गैसों को छोड़ दो, बाकी जो अन्य गैसें हैं उनको ट्रेस गैस कहते हैं दोस्तों, ट्रेस गैसें कहते हैं, ध्यान रखना ये। और वायुमंडल में सबसे अक्रिय गैस जो है वो ऑर्गन है, अक्रिय गैस ऑर्गन है दोस्तों। पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा करने वाली ओजोन गैस है, ध्यान रखना। एक लास्ट एंड फाइनल आज की बात करूंगा दोस्तों, वायुमंडल को
दोस्तों ऊपर नीचे से ऊपर की ओर जाते समय पर 5 परतों में बांटा जाता है। ध्यान रखना कौन कौन सी। सबसे नीचे है सौममंडल जिनको ट्रोपोस्फीयर कहते हैं। उनके ऊपर दोस्तों यह सामान्य रूप में 13 किलोमीटर की ऊंचाई मानी जाती है। बाकी ध्रुवों और विषुवत रेखा पर अलग अलग होती है। विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर, ध्रुवों पर 8 किलोमीटर ऊंचाई मानी जाती है। वो बाद में दोस्तों वायुमंडल में सब बात करेंगे। सौममंडल, फिर दोस्तों दूसरा मंडल समताप मंडल। इसी समताप मंडल में ही दोस्तों ओजोन परत है जो 20 से 35 किलोमीटर मानी जाती है, जिसको ओजोन मंडल भी कहते हैं। तीसरा है हमारा मध्य मंडल और चौथा है दोस्तों ताप मंडल और पांचवा है बहिर्मंडल। ये 5 मंडल आप याद रखना। इसको भी आगे चलकर दोस्तों एग्जामिनर ने क्या कर दिया, इनको भी आगे चलकर 2 भागों में बांट दिया भूगोलवेता ने। सौममंडल से लेकर समताप मंडल तक तो है ना साथियों, इसको सममंडल कहते हैं। सममंडल अंग्रेजी में कहते हैं होमोस्फीयर। और ये जो ताप मंडल बहिर्मंडल ये एरिया जो है ना, इसको हेट्रोस्फीयर विषम मंडल कहते हैं। क्यों भाई, क्या कारण है कहने का? कारण यह है साथियों कि ये जो नीचे वाली जो दोस्तों परतें हैं ना, इन परतों में मुख्य रूप से वायुमंडल की संरचनात्मक जो तत्व है ना, गैसें हैं या जलवाष्प वगैरह या परागकण धूलकण, ये दोस्तों लगभग समान रहते हैं, लेकिन यहां पर क्या है, बदलते रहते हैं। इसलिए ध्यान रखना यह जो है सममंडल कहलाता है। बस नमस्कार मित्रों, मैं आपके सामने फिर से हाजिर होऊंगा। आपसे इतना विनम्र निवेदन है, अगर बाइकी वास्तव में रियल में मेहनत आपको लग रही है तो साथियों एचपीएस एजुटेक को इतना फैला दो कि मैं आपके सामने लाइव जुड़ सकूं। इतना सपोर्ट चाहिए आपका। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट। पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।